हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग बिहार बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उस सेट का हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर में 425 RPM पर चल रही है। तो इस मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो रोटर धारा की आवृत्ति पूछ रही है। तो इस फॉर्मूले पे को बनाना है 120 F/P पे बनाएंगे तो आएगा हमारा आंसर 2.25 हर्ट्ज। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब आप एक प्रेरण डोल DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग बराबर होगी कितना के बराबर? पूर्ण भार का 5 से 6 गुना। पूर्ण भार का 5 से 6 गुना। कह रहा है कि 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलती है तो इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी? तो इसकी तुल्यकालिक गति यहाँ भी उसी पे बनेगी, 120 F/P पे बनेगी भी। तो यहाँ पे 50 120 बटा में पोल 4 है तो 25 और 25 यहाँ पे देखेंगे 120 गुने 50 बटा पोलों की संख्या 4 है, कटा देंगे 30 1500 2 पोल है, हम लोग 4 पोल कर रहे हैं। 120 गुने 50 बटा में 2 है, कटा देंगे 60 6 3000। और यहाँ पे स्लिप रिंग दिया हुआ है तो इसका 5% हम लोग कम करेंगे तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। थ्री फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स क्या होता है? तो उत्पन्न फ्लक्स जो होता है 3 फेज स्टेटर धारा के कारण, तो वह होता है आपका एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे रहता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? किससे बचाने के लिए? तो क्रॉलिंग से बचाने के लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? तो ये प्रत्यावर्तक के समरूप होता है। डैश स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। कौन होता है जो स्टार्ट होता है उस समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है? तो वह होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, ये होता है स्टार्टर। जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है? फेज अनुक्रम उल्टा हो जाएगा, उलट जाने का मतलब उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? तो फेज धारा के कला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं। इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड डैश द्वारा दी जाती है, जिसमें F का वितरित आवृत्ति P में ध्रुवों की संख्या के लिए स्टेटर वाइंडिंग को घुमावदारित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का। यहाँ पे देखिएगा 9 का हो जाएगा आपका, ये भी वही ऑप्शन लगेगा 120 F/P।
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किसका प्रयोग करके स्व प्रारंभ किया जाता है? स्व प्रारंभ किया जाता है किसका? तो संधारित्र का प्रयोग करके। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो इसमें जो है आपका 0 स्लिप रिंग, एक भी स्लिप रिंग जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होते हैं। कौन सी इंडक्शन मोटर का आकार सबसे बड़ा होगा? कौन इंडक्शन मोटर का आकार सबसे बड़ा होगा? तो ये हो जाएगा आपका 45 किलोवाट 975 आरपीएम। 975 आरपीएम ये सबसे बड़ा होगा। 1 एचपी बराबर क्या होता है? 1 एचपी यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होता है। चलिए आगे देखते हैं कि स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होगी? तो स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप जो हो जाएगी आपका 1 होगी। सर्पी बलय प्रेरण मोटर में क्या होता है? सर्पी बलय प्रेरण मोटर में उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है? प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है? तो रेंगने का कारण है मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना। प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में ध्रुव तो मोटर में अगर ज़्यादा संख्या में ध्रुव यानी कि पोल हो जाए तो चाल क्या हो जाएगी? घटेगी, चाल घट जाएगी। यदि किसी प्रेरण मोटर में कोई 2 फेज या 2 कला आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तब मोटर पक्ष दिशा में चलेगी। जब आगे कह रहा है कि जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आपूर्ति आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, तब 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? तो ये भी बनेगा वैसा ही 120 50 बट्टा में 10 कटा देंगे तो ये हो जाएगा 600, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 600 आरपीएम। यहाँ पे कह रहा है कि 6 ध्रुव यानी 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का सरपन 3% है तो मोटर की गति का पता लगाइए। तो यहाँ भी हम निकालेंगे, यहाँ पे 120 गुने 50 हर्ट्ज दिया है तो 50 हर्ट्ज होगा। अब बटा में आपका दिया हुआ है कितना? 6 पोल दिया हुआ है तो 6 पोल का हम कटाएंगे इसको 20 बार में, तो ये हो जाएगा 1000। लेकिन 1000 इसमें 3% सरपन भी दिया हुआ है तो 1000 का हम लोग 3% घटा के 97% कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 970 आरपीएम। 970 आरपीएम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर घूर्णन करता है? तो ये जो है तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है। 900 आरपीएम पर चलने वाली 50 हर्ट्ज 6 पोल फेज इंडक्शन मोटर की अनुमानित दक्षता क्या होगी? तो 900 है तो 900 अनुमानित दक्षता है तो ये जो हो जाएगा आपका 90% हो जाएगा। इसलिए 90% होगा कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि 120 गुना में 50 अब बटा में हमारा 6 पोल है, इसको कटा देंगे। कितना बार में कटेगा? 20 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 1000। और ये 900 है तो 900 का आप निकाल देंगे परसेंटेज तो ये कितना हो जाएगा? आपका 90% हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रेरण मोटर और प्रदायी वोल्टता V में विकसित बल आघूर्ण T का संबंध कैसे दर्शाया जाता है? तो ये T समानुपाती वोल्ट स्क्वायर के होता है। 3 कला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रोटेट गति 715 आरपीएम है तो मशीन में ध्रुवों की संख्या निकालना है। तो ध्रुवों की संख्या इसमें भी निकालना है तो इसका भी वही हो जाएगा 120 F/P यानी कि 50। अब आटा में आपका पोलो की संख्या नहीं दिया हुआ तो P लिखेंगे, बराबर में 715 लिखेंगे और यहाँ से P का मान निकालेंगे। P का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D 8 आ जाएगा। 3 फेज
प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण क्या है? उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्दाई लाइन की कला अनुक्रम उत्क्रम हो गया है। किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की ही दिशा में चलता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लेंज के नियम। लेंज के नियम। प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा किस पर चलती है? प्रेरण मोटर का रोटर जो है तुल्यकालिक गति से कम गति पर हमेशा चलती है। फिर न्यूमेरिकल दिया है कि एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आपतित की जाती है, तो स्लिप 4% हो तो रोटर की गति क्या होगी? तो रोटर की गति क्या होगी? तो इसका भी निकालेंगे हम लोग। 120 50 पोलों की संख्या दिया हुआ है आपका 8, कटा देंगे 15 बार में 15 पचे 75 750 और इसका स्लिप दिया हुआ है 4, तो 4 इसमें आपका निकाल देंगे 25 30 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 720 आ जाएगा। जितना परसेंट दिया हुआ है उतना कम कर देंगे तो आ जाएगा। 5 HP 3 पेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर किसके उपयोग से शुरू किया जा सकता है? तो ये DOL स्टार्टर से शुरू किया जा सकता है। 3 फेज वाले स्क्वायरल केज मोटर का शुरुआती करंट क्या होता है? शुरुआती करंट जो होता है इसका क्या होता है? तो शुरुआती करंट जो होता है निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है। रिपीट क्वेश्चन है। एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दुगुनी हो जाती हो तो गति क्या होगी? तो गति आधी हो जाएगी। पोल की संख्या दुगुनी हो जाएगी तो गति आधी हो जाएगी। निम्नलिखित में से सबसे कम रख रखाव वाला मोटर कौन है? तो सबसे कम रख रखाव वाला मोटर जो है प्रेरण मोटर है। इसको रख रखाव में बहुत ही कम लागत लगती है। फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। प्रेरण मोटर का स्टेटर किससे बनाया जाता है? प्रेरण मोटर का स्टेटर जो है सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है। यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? तो दुगुना कर देंगे, प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर देंगे तो गति जो है आधी हो जाएगी। पोल दुगुना होगा तो गति आधी हो जाएगी। जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगी? जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप जो होगी आपका, मोटर गति स्थिर है तो स्लिप जो हो जाएगी आपका 100% हो जाएगी। अब कह रहा है कि आमतौर पर DOL स्टार्टर का प्रयोग डैश की 3 फेज प्रेरण को चालू करने के लिए किया जाता है। तो ये 5 HP तक के मोटर को। प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर किसके बने होते हैं? तो ये लेमिनेटेड कोर के बने होते हैं। आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट होता है। क्या होता है? तो ये होता है निर्धारित HP का 1.5 गुना। निम्नलिखित में से किस मोटर को कम लागत और रख रखाव की आवश्यकता होती है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर को कम रख रखाव की आवश्यकता होती है? भी रिपीट क्वेश्चन है। तो ये प्रेरण मोटर की। एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% हो तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? यहाँ पे आवृत्ति पूछी है तो आवृत्ति जो हो जाएगी 1.8 हर्ट्ज हो जाएगी। प्रेरण मोटर के लिए निर्धार पर स्लिप क्या है? निर्धार पर स्लिप जो है इसका 1% से कम होता है। 1% से कम होता है। 43 में देखेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी कि DOL का प्रयोग किस प्रेरण मोटर में किया जाता है? DOL का प्रयोग जो होता है आपको कम रेटिंग वाले प्रेरण मोटर में किया जाता है। एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग किसका बना होता है? प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग जो होता है आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है।
एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च प्रारंभिक आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब दो फेज आपूर्ति को 2 फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है। तो ये एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्टेटर की अधिकतम गति क्या होगी। तो 50 हर्ट्ज स्टेटर की अधिकतम गति जो हो जाएगी आपका 3000 हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल से अधिकतम ऊर्जा कहाँ से संचित होती है। तो कहाँ से संचित होती है, तो वायु अंतराल से ही संचित होती है। अब आता है कि मुख्य संपर्कों की तुलना में सहायक संपर्क के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा कम करंट ले जाना। स्क्वायरल केज मोटर में इंड रिंग और रोटर चालक अस्थायी रूप से लघुपथित होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग होता है। तो क्रेन जो होता है उसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है। चलते हुए मोटर के घूर्णन दिशा को, कोई मोटर अगर चल रहा है तो उसके घूर्णन दिशा को उल्टा करने के प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाएगा प्लगिंग। क्या कहा जाएगा, प्लगिंग। देखेंगे कह रहा है कि प्रेरण मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप की सीमा कितना पाया जाता है। सीमा जो ये होता है आपका 1 से 5%, 1 से 5%। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिएगा कि इंडक्शन मोटर में टॉर्क निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। ये जो इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है वह किसके समानुपाती होता है। तो वह होता है स्लिप के 3% स्लिप की दर से 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर धारा का आवृत्ति क्या होगा। तो रोटर धारा का आवृत्ति यहाँ भी हो जाएगा 1.8 हर्ट्ज। मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम से रेटेड लोड पर 1050 आरपीएम घटती है तो मोटर का स्लिप क्या होगा। तो स्लिप बराबर हो जाएगा आपका कितना घट रहा है, 50 घट रहा है। तो जितना घट रहा है उतना गुने 100, कितना से घट रहा है 1100 से। 1100 से इसको हम कटा देंगे 1100 से, तो हमारा सब कटा देंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.76 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 10 HP 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड करंट निम्नलिखित क्रम का होता है। किस क्रम का होता है, तो ये 16.70 एम्पियर का। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है। तो प्रमुख भाग स्टेटर और रोटर दोनों हैं। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होती है। तो इंडक्शन मोटर की परिचालन गति जो होती है लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। प्रेरण मोटर का फ्रेम किससे बना होता है। प्रेरण मोटर का फ्रेम जो होता है देखिएगा किससे बना होता है। तो प्रेरण मोटर का फ्रेम जो होता है आपका ग्रेड मिश्रित ढलवा लोहा से बना होता है। किसी इंडक्शन मोटर को एस स्लिप और एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही है कि रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी। तो इसका हो जाएगा एस एफ। किसी त्रिकोणीय प्रेरण मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को
सप्लाई देते हैं तो क्वाइल में धारा के कारण स्टेटर में क्या निर्मित हो जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है निर्मित हो जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ये स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। तो आगे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे कि किसी बहुकला प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है, कौन सा गुण होता है बहुकला प्रेरण मोटर में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि स्वचालित का गुण होता है, सेल्फ स्टार्टिंग का। कह रहा है कि 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज का 10 ध्रुवीय स्लिप रिंग प्रेरणी मोटर 960 आरपीएम तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम के साथ चल रहा हो तो प्रतिशत सरपन यहाँ भी प्रतिशत सरपन देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, तो 1000 में से 960 घटाएंगे, अब बटा में कर देंगे हमारा 1000 और गुना में 100, तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ बचेगा आपका 40/10 यानी कि 4% जो है हमारा स्लिप जो है होगा। क्या होगा? 4%। एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च ताम्रहानि होता है। क्या होता है? उच्च ताम्रहानि होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है तो यह एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इस गति पर घूर्णन करता है। किस गति पर? सिंक्रोनस गति पर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे कि इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर डैश होता है। क्या होता है? एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पे सेल्फ स्टार्टिंग होता है। निम्नलिखित में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है? क्या करती है? तो ध्रुवों की संख्या। स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो स्लिप रिंग के लिए कार्बन उपयोग की जाती है। एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा हो और जिस पात्र में ग्रीज है वह बहुत गर्म है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोषपूर्ण वायरिंग जो है इसका कारण हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 72 देखेंगे। 72 कह रहा है कि स्लिप्ड रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो स्लिप्ड रिंग के लिए जो है तांबा उपयोग की जाती है। क्या उपयोग की जाती है? तांबा। देखेंगे यहाँ पे जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब घूर्णक की आवृत्ति क्या होती है? तब घूर्णक की आवृत्ति जो है सप्लाई आवृत्ति के समान होती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे कि प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह विद्युतवाहक बल प्रेरित हुआ है। यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम जो है लेंज का नियम कहलाता है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग बिहार बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उसी का आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज टॉपिक। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा चैप्टर का कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इसको याद करेंगे, सेट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि घर्षण टेप किससे बना होता है। घर्षण टेप जो होता है वह किससे बना होता है। तो घर्षण टेप आपका बना होता है असमन असंजक युक्त संसेचित सूती कपड़ा का बना हुआ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड कह रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड किस ताप के संपर्क में आने पर डैश क्या हो जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है आपका निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है। क्या हो जाता है? निम्न ताप के आने पर क्या हो जाता है? भंगुर हो जाता है। निम्न में कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है। तो तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि। शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है कितना होता है। तो ये होता है प्रतिरोधों में से निम्न मान वाले प्रतिरोध से कम। प्रतिरोधों में से निम्न मान वाले प्रतिरोध से कम। क्या दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो वह क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक तारों की जोड़ने की विधि है तो वह है जोड़। क्या है? जोड़। और इसमें क्या होता है कि वोल्टेज की न्यूनतम हानि भी होती है। केबलों में शीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। केबलों में शीथ का उपयोग, ये शीथ जो होता है उसका उपयोग जो होता है किस लिए किया जाता है। तो किया जाता है केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होता है। तो कौन सा गुण होता है जो इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होता है। तो वह है उच्च जल अवशोषण। उच्च जल अवशोषण। अभ्रक यानी कि माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है। तो माइका जो है यह विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। निम्न में कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। कौन सा पावर जो है केबल का भाग नहीं। देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका लोड भार। क्या हो जाएगा? लोड यानी कि भार। करें कि एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में कौन सा गुण मौजूद होता है। तो उसमें जो है आपका यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता है। यही गुण जो है उसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब रेजिस्टेंस कलर कोड 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता हो तो किस बैंड रजिस्टर का सहिष्णुता मान देता है। तो ये होता है प्रथम। निम्न में से किस प्रकार के तारों को रोमेक्स ब्रांड नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के तारों को। तो ये होता है गैर धात्विक आच्छादित तार को। गैर धात्विक आच्छादित तार को। 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। तो यह है आर्मर। आर्मर जो है इसे भौतिक नुकसान से बचाने का काम करता है। एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान क्या होता है। तो यह तापमान 155 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम पैरावैद्युत क्षमता है। तो किस पदार्थ में उच्चतम पैरावैद्युत क्षमता होता है। तो ये होता है आपका SF6 गैस में। किस में होता है? SF6 गैस में। अब आता है कि केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है। तो प्रतिरोधकता जो है 4 घातांकी रूप से घटेगी। एकल कोर केबल में सामान्यतः प्रदान नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टीलिंग आर्मिंग नहीं करते हैं।
पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो कुचालक होते हैं। कारण निम्न में किसका प्रतिरोध ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। कार्बन का। अब आता है क्वेश्चन, रोधन पदार्थ में क्या होना आवश्यक है? रोधन पदार्थ में आपका निम्न पैरावैद्युतांक, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च पैरावैद्युत सामर्थ्य उपयुक्त सभी का होना आवश्यक है। किट कैट फ्यूज किस से निर्मित होता है? किट कैट फ्यूज जो होता है वह पोर्सिलेन से निर्मित होता है। कह रहा है कि निम्न में से VIR का सही पूर्ण रूप क्या है? तो VIR का सही पूर्ण रूप है वल्कनाइड इंडिया रबर। वल्कनाइड इंडिया रबर। अब आता है XLPE केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या होता है? तो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग अनिलन में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? अनिलन के रूप में किया जाता है। रोधक केबलों में इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी यानी कि स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है वह किसके द्वारा दी जाती है? तो वह जो होता है IS 732/1983 के द्वारा दी जाती है। किसी केबल के लिए ताप प्रवृत्ति पदार्थ का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निम्न लागत, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति, उच्च यांत्रिक शक्ति, उपयुक्त सभी। शुद्ध पानी किसका उदाहरण है? शुद्ध पानी जो है विद्युत रोधित का उदाहरण है। आज कल चालक के रूप में खूब प्रयोग किए जाने वाला सस्ती धातु कौन है? तो सस्ती धातु जो है एल्युमिनियम है। ठोस चालक के मुकाबले लरीदार चालक का फायदा क्या है? लरीदार चालक का फायदा है कि वह ज़्यादा लचीला होता है। निम्न में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक 0 के आसपास होता है? तो किसका तापमान गुणांक 0? ये होता है मैग्नीज का तापमान 0 होता है। वर्ग H रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान क्या है? तो वह है B 180 डिग्री सेल्सियस। 32 कह रहा है कि उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो वह है अंतर्भित कागज। निम्न में सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है आपका ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टता कला वोल्टता के समान होता है। कह रहा है कि 3 संधारित्र अनुपात 1, 2, 3 और उसके आर पार वोल्टता अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण अनुपात क्या होगा? तो ऊर्जा भंडारण अनुपात जो होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम चालकता होती है? तो चांदी में जो है सबसे उच्च चालकता होगी। किसमें होगी? चांदी में। सोना का यूज नहीं किया जाता है इसलिए नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है? तो ये सबसे उच्च गलन तापमान होता है तांबा का। 35 ओम्स और 15 ओम्स प्रतिरोधक वाले श्रेणी परिपथ में अगर SB बैटरी संयोजित लगा है तो 15 ओम में वोल्टता पात क्या होगा? तो 15 वोल्ट में वोल्टता पात हो जाएगा आपका 1.5 वोल्ट। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सिस्टम में को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास B इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी होती है? तो ये होती है 130 डिग्री सेल्सियस। PVC का सही पूर्ण रूप क्या है? तो PVC का सही पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड।
निम्न में कौन धातु विद्युत रोधी है? कौन धातु विद्युत रोधी है? तो वह जो है आपका फाइबर जो है विद्युत रोधी है। एलटी केबल में इंसुलेशन का परीक्षण किस पर किया जाता है? किस पर किया जाता है? तो 1100 केवी पर, 1100 वोल्ट पर, 1100 वोल्ट पर किया जाता है। एच श्रेणी में विद्युत रोधी ऊष्मारोधी का सीमित तापमान क्या है? तो सीमित तापमान है 180 डिग्री सेल्सियस। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? तो कवच वाले तार की उपयोगिता है यांत्रिक सुरक्षा देना। किसी विद्युत रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए दोस्तों? तो किसी विद्युत रोधी सामग्री में कम लागत, उच्च पैरावैद्युत शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होना चाहिए। 11 केवी वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है, क्या होती है? 0.9 एम। हाई स्पीड इस्पात कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? तो ये होता है 0.75 से 1%। कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है अभ्रक इंसुलेशन का, अभ्रक इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो यह है कवचित तार का प्रयोग किया जाता है। घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का। तापन सामग्री के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। केबल के जोड़ों के लिए पकड़ यानी कि लक्स किस सामग्री के से बने होते हैं? तो ये एल्युमिनियम और तांबा से बने होते हैं। 3 फेज पावर लाइटिंग लोड के लिए केबल किस कोर का होना चाहिए? तो ये होता है 3.5 कोर का होना चाहिए। वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो बीच की सीमा को क्या तो बीच की सीमा को हम लोग उच्च वोल्टेज कहते हैं। सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सौर बैटरी में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। पीवी सितारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पीवी सितारों का प्रयोग जो होता है निम्न एवं मध्य वोल्टता के लिए किया जाता है। किस तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉक के संचरण और वितरण के लिए किया जाता है? तो वह होता है कागज रोधित तारों का। बेल्टेड केबल्स का प्रयोग विद्युत संस्थापन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? तो ये होता है 22,000 वोल्ट। मोटर संबंधन कह रहा है कि मोटर संबंधन कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 फेज कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? तो लाल, पीला और नीला, लाल, पीला और नीला। दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है? किस में होता है? तो ये होता है आपका अभ्रक में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरणों को सूचीबद्ध करता है। तो वह है अभ्रक एस्बेस्टस फाइबर ग्लास। नेक्स्ट है विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो वह है अभ्रक। निम्न में कौन ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? तो कौन है उदाहरण? तो ये है आपका 64 का अभ्रक।
तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी 29। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में होती है, क्या होती है? उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता। 67 में कह रहा है कि एक सेमीकंडक्टर प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है? तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग किस प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं? तो ये है बी नंबर के। एंटीमनी किसका उदाहरण है? तो एंटीमनी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें उच्च विद्युत चालकता होती है? तो उच्च विद्युत चालकता जो होती है आपका तांबा में होती है। वैद्युत कुंडलन में निम्न में से कौन सा वैद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो ये कहता है एम्पायर क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन वैक्स कंपाउंड वैद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है जाना जाता है। अब आता है 73। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पैरावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है कि इसमें अच्छा पैरावैद्युत सामर्थ्य हो। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीजन और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होती है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संश्लेषित विद्युत रोधी तेल। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है? तो वह है रोधन सामग्री। सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी 9 यानी कि इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान क्या होता है? तो ये होता है 90 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए आवश्यक है? रोधक सामग्री के लिए कौन आवश्यक है? तो ये है आपका 78 का ऑप्शन नंबर डी उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता। उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता जो है। रोधक सामग्रियों को वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोधन गुणों को सुधारती है, जो तरल रोधक सामग्री है। फ्लोरीनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं और इनका उपयोग ट्रांसफार्मर में होता है। इनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुपर एनामेल्ड तार कहा जाता है। पाइरोमीटर शीट में तापक तत्व और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अवरोधी का उपयोग किया जाता है? कौन से अवरोधी? तो ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज का। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? कौन ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? तो यह है आपका रबर। अभ्रक की पैरावैद्युतिक शक्ति की सीमा क्या होती है? तो 220 kV पर mm। 85 का देखेंगे। तो 85 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एक कॉपर के तार के ऊपर एक इनामेल वार्निश की कोटिंग की जाती है? तो यह होता है इनामेल तार। क्या होता है? इनामेल तार। 86 में कह रहा है कि एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। निम्न में से क्या एक अच्छे विसंवाहक यानी कि इंसुलेटर का लक्षण है? इंसुलेटर का लक्षण कौन है? तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध ऊंच होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ के लिए डाई इलेक्ट्रिक
स्ट्रेंथ के माप की जांच की जाती है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर तेल के लिए। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किसे सुरक्षा करना है? तो यह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को। पीवीसी विद्युत रोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटेड नॉन सील्ड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है किसमें? तो घरेलू औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है? इसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं। तो ये होता है आपका 230-400 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो चांदी। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? तो यांत्रिक चोट से उसे कौन बचाता है, कौन उसकी रक्षा करता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्मरिंग। आर्मरिंग 93 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी उच्च पैरावैद्युत सामर्थ्य। आगे देखेंगे। नाइन्टी 95 दिए गए विकल्प में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रयोग चुनना है। केबल का चुनाव करना है 95 का। तो 95 का हो जाएगा आंसर आपको दोस्तों। 95 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए गोल लचीला केबल। एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करें। तो हो जाएगा द्विधात्विक केबल लग। द्विधात्विक केबल लग हो जाएगा आंसर। 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? तो कौन इंसुलेटर नहीं है यानी कि कुचालक नहीं है? तो वह है सोना। सिरेमिक रिंग का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो सिरेमिक रिंग का उपयोग होता है अवरोधी इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालकों की संख्या दर्शाती है? तो वह है पहली। कौन? पहली। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए उच्च पैरावैद्युत सामर्थ्य। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? तो विद्युत का कमजोर चालक कौन है? तो वह होता है आपका शुद्ध जल जो है विद्युत का कमजोर चालक है। एम्पायर टेप किसका बना होता है? एम्पायर टेप जो होता है वह वर्निश्ड सिरेमिक का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत रोधक है? कौन सा धातु विद्युत रोधक है? तो इसमें विद्युत रोधक है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है विद्युत को पार नहीं जाने देता है। कह रहे कि एक केबल में क्या होता है? एक केबल में इस प्रकार के दो या अधिक चालकों के एक विद्युत रोधी चालक की लंबाई होता है। केबल कर्णकों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केबल शू कहा जाता है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या है? लचीले केबल के लिए सबसे विद्युत रोधी जो है आपका है ऑप्शन नंबर डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है? तो वह है आपका लेड सीथेड केबल। लेड सीथेड केबल। कह रहा है कि रासायनिक उपयोग और अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल कौन है? तो वह है लेड सीथेड केबल। अब आ रहा है, कह रहा है कि उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो वह है इस्पात। उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु
उपयुक्त पदार्थ जो है आपका क्या है, तो वह है इस्पात। ओवरहेड टेलीफोन लाइन में निम्नलिखित बनी होती है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन में स्टील की तार की बनी होती है, स्टील की तार की बनी होती है। पृथ कारकों विद्युत रोधियों में धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, अतिचालक क्या होती है, शून्य प्रतिरोधकता। 13 कह रहा है कि किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या हो जाती है, तो उसकी चालकता जो है कम हो जाती है। चालकता क्या हो जाएगी, गर्म करने पे कम हो जाएगी। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोधकता के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए। ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होता है, तो ऋणात्मक ताप गुणांक जो है इसमें विद्युत अपघट्य का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, तो प्लास्टिक जो है विद्युत का चालक नहीं है। कह रहा है कि विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है, तो वह होता है आपका पैरावैद्युत हानि। पैरावैद्युत हानि ये वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, और बिना स्किप किए 118 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए बनाइए, इसमें कितना मार्क्स आपका आ रहा है। अच्छे से इसको रिपीट करके पढ़िएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि दूसरे कोई भी हमसे जुड़ सके।